नमस्कार प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ विशु वारदात तक की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहते हैं कि कभी कभी मजबूरियाँ कुछ भी करने पर आपको मजबूर कर देती है। जब आपत्ति या विपत्ति दोनों आती हैं तो इंसान मजबूर हो जाता है और किसी भी हद तक कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। लेकिन आज की कहानी में एक महिला अपनी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए एक ऐसे व्यक्ति से प्यार कर बैठती है कि फिर जब उसके पति को पता चलता है तो जो कुछ होता है वो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के चांदनी चौक की। चांदनी चौक के क्षेत्र में एक लड़का जिसका नाम इरफान रहता है। इरफान अपने ही क्षेत्र के एक लड़की को पसंद करता था। नाम रहता है आयशा। आयशा बेहद ही खूबसूरत लड़की। दोनों साथ में पढ़ाई लिखाई करते थे और जब आयशा बड़ी होती है तो आयशा के घर भी आता जाता था। आयशा को पसंद करने लगा था और इधर धीरे धीरे बातचीत दोनों की आगे बढ़ती गई। एक दिन आता है कि अब आयशा भी इधर इरफान को बेहद मोहब्बत करने लगती है। अब दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इधर घर वालों को भी पता था कि इरफान और आयशा एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं और निकाह करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अब इधर साथियों, एक दिन जो आयशा रहती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, मैं इरफान से शादी करना चाहती हूँ, निकाह करना चाहती हूँ। अब इधर घर वालों को कोई एतराज़ नहीं रहता है। इरफान के घर वाले भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और दोनों ही परिवार बेहद धूमधाम से आयशा और इरफान का निकाह कराते हैं। अब इधर आयशा पूरी तरह से इरफान की हो जाती है, इरफान के घर चली जाती है। अब इधर सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे शादी को 2 से 3 महीने गुजर जाते हैं। दोनों अपनी मोहब्बत भरी जिंदगी अब शादीशुदा जिंदगी में बदल कर जी रहे थे। लेकिन कहते हैं, किसी ने सच ही कहा है कि शादी का जो लड्डू होता है एक ऐसा लड्डू होता है कि जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। अब इधर इरफान शादी करके अपनी बीवी को अपने घर रखता है। कुछ दिन और गुजरते हैं और जो इरफान की माँ रहती है अब वो आयशा को मना करने लगती है कि तुम बार बार मायके मत जाया करो, घर पे रहा करो, पड़ोसी हैं, समाज है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता है, हम लोग काफ़ी इज्जतदार लोग हैं। अब इधर बात बात में किसी न किसी बात पर दहेज में कुछ मिला नहीं था और इधर आयशा की जो माँ थी वह थोड़ी बहुत सामान वगैरह खरीद कर अपनी बेटी को उसने दिया था और बेहद कम पैसे में शादी भी कर ली थी। इरफान को सिर्फ उसकी महबूबा चाहिए थी और घर वालों को थोड़े बहुत पैसे भी चाहिए थे। लेकिन इरफान के कहने पर माँ और उसके पिताजी मान जाते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जब उसकी माँ दूसरे घरों में जाती थी, शादियों में जाती थी, तो लोगों को जो चीज़ें मिलती थी वो देखती थी तो उसे अंदर ही अंदर जलन होती थी। अब वो दूसरों का देखकर, लोगों के घरों में जाकर शादी विवाह का सामान देखकर अब वो अपने घर जाती थी और जाकर अपने बहू के सामने बैठकर सारी हकीकत जो भी थी, जो सामान मिले थे, एसी, कूलर, फ्रिज, गाड़ियाँ, उन चीज़ों को बताती थी और फिर अंत में सुनाने के बाद अपने बहू को बार बार ताने देती थी कि तुम्हारे यहाँ से तो कुछ मिला ही नहीं, तुम तो कुछ लेकर आई ही नहीं। अगर मैं अपने मनपसंद शादी करती तो आज इस घर में सामानों से यह घर भरा रहता। अब इधर आयशा अपनी सास की बात सुन सुनकर थक चुकी थी। एक दिन अपने पति से कहती है इरफान से कि देखो, तुम्हारी माँ मुझ पर काफ़ी दबाव बनाती हैं और वो लोगों की बातें सुनकर आती हैं, लोगों के घरों में सामान देख कर आती हैं, तो मुझे जलील करती हैं। मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दो या फिर अपने माँ से दूर रखो। अब इधर इरफान अपनी माँ को काफ़ी मनाने की कोशिश करता है, समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ की जो आदतें थी वो बदलती नहीं थी। अब इधर साथियों, आयशा परेशान हो जाती है। अब आयशा एक बेटे को भी जन्म दे देती है। तकरीबन 1 साल से अधिक शादी को हो जाता है और इधर अब आयशा अपने मायके चली जाती है और कुछ महीनों बाद फिर अपने ससुराल आती है। जब ससुराल आती है तो इधर इरफान फिर अपने
बेटे के साथ काफ़ी प्यार करता, उसे खिलाता, लेकर घूमने के लिए जाता, और जब बाहर लेकर जाता तो फिर से उसकी सास उल्टी सीधी बातें करती, अपनी बहू को जलील करती। उसे अपने बहू से खुशी नहीं मिलती, वो तसल्ली जो कहते हैं उसे अपनी बहू से नहीं मिलती थी। अब इधर काफ़ी परेशान होने के बाद आयशा अपने पति इरफान के साथ निकल जाती है, घर छोड़ देती है, और इरफान अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली के ही एक क्षेत्र में चला जाता है। अपने परिवार, अपने घर, अपने कॉलोनी से काफ़ी दूरी पर रहने लगता है। लेकिन जहाँ उसने कमरा लिया था वहाँ पर कई दुकानें ऐसी भी थी जो उसी के समुदाय की थी, जिसे वह थोड़ा बहुत जानता भी था, जान पहचान भी थी। अब इधर पत्नी जाकर वहाँ आयशा शिफ्ट हो जाती है और अपने छोटे से बेटे के साथ रहने लगती है। लेकिन धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब कॉलोनी में कई लोगों से उस महिला आयशा का संबंध बनता गया, लोगों से दोस्ती होती गई, कई महिलाओं से, कई लोगों को वो जानने लगे। अब इधर इरफान आए दिन मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन कभी घर का खर्च चला पाता था तो रूम का किराया नहीं दे पाता था। कई बार बच्चे की तबीयत खराब होती थी तो पास का ही एक दुकानदार, जिसका नाम था शुभू उर्फ इजाज अहमद के पास जाता था तो थोड़े बहुत कुछ पैसे की मदद हो जाती थी। अब जिससे उसका परिवार भी ठीक ठाक चलता था, और जब पैसे कमाता था मेहनत मजदूरी से तो साथियों वह अपने कर्ज को चुकाता था। अब धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन आयशा कहती है कि देखो, ऐसे काम नहीं चलेगा, थोड़े बहुत पैसे से काम नहीं चलने वाला है, अब तुम्हें कुछ बड़ा काम करना होगा, तभी खर्च चल पाएगा। तुमने प्यार किया है, शादी भी की है, लेकिन अब तुम्हें जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ेगी, बेटा बड़ा हो रहा है, अब आगे चलकर उसकी पढ़ाई लिखाई है, कैसे खर्च चलेगा। अब काफ़ी इरफान सोचता है, सोचने के बाद काफ़ी परेशान हो जाता है। आयशा की बात अब उसके दिमाग में घूमने लगती है, और जब आयशा की बात उसके दिमाग में घूमने लगती है तो अब वह परेशान होकर उसी दुकानदार के पास, इजाज के पास जाकर बैठता है, और बैठकर बातचीत करने लगता है कि इजाज भाई, काफ़ी परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इजाज कहता है, क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो, आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है। इरफान कहता है कि मैं आजकल सिर्फ एक ही समस्या से गुजर रहा हूँ, आर्थिक परेशानियों से। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कोई बिजनेस कर पाऊँ, और जो पैसे कमाता हूँ डेली का, उससे घर भी नहीं चल पा रहा है। मेरी बीवी भी मुझसे काफ़ी नाराज़ रहती है, आखिर करूँ तो करूँ क्या करूँ। अब इधर इजाज़ कहता है कि ठीक है, मैं कुछ सोचता हूँ। अब इजाज़ का एक दोस्त सऊदी में रहता था, उससे वो बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद अब अगले दिन जब इरफान उसकी दुकान पर जाता है तो इजाज़ इरफान को बताता है कि उसकी सऊदी अरब में एक लड़के से बातचीत हुई है, काफ़ी अच्छा लड़का है, वो तुम्हारी मदद कर सकता है। अगर तुम इतने पैसे जुटा लो कि तुम फ्लाइट से सऊदी जा सकते हो तो वहाँ पर तुम्हें अच्छा खासा जॉब मिल जाएगा। अब इधर इजाज़ अब पैसे इकट्ठे करने लगता है, पैसे इकट्ठा करता है, और जो अपनी पत्नी को इरफान उसके घर भेज देता है। घर भेजने के बाद अब पैसे इकट्ठा करता है, पैसे इकट्ठा करने के बाद अब किसी तरह से कुछ पैसे इकट्ठा करता है। अब इधर इजाज़ उसका पासपोर्ट वगैरह बनवाता है, वीज़ा वगैरह बनवाता है, कंपनी से मंगवाता है, और मंगवाने के बाद अब इरफान को वह भेज देता है सऊदी कमाने के लिए। अब इधर पत्नी आकर मायके से कुछ दिनों बाद अपने किराए के कमरे पर रहने लगती है। अब इधर इरफान अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है तो उससे कुछ लोगों का जो कर्ज लिया था कर्ज भरता है, और अब अपने बीवी और बच्चों का खर्च भी चलाने लगता है। धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करने लगता है। पैसा इकट्ठा होता है, करीब 7 से 8 महीने हो जाते हैं उसको गए। पत्नी से आए दिन फ़ोन पर बातचीत करता, घर परिवार से काफ़ी दूर इरफान अपने बच्चों को काफ़ी मिस करता, बच्चे से भी वीडियो कॉल पर बातें करता। अब इधर धीरे धीरे समय बीतता गया। इधर एक दिन उसके बेटे की तबीयत काफ़ी खराब हो जाती है, और आयशा के पास उस समय मौके पर पैसे नहीं थे। अब इधर इरफान को फ़ोन कर रही थी, लेकिन इरफान का फ़ोन बंद आ रहा था। अब वो पैसा ले तो किससे ले। अब वो परेशान हो जाती है, और इधर वो पहुंच जाती है इजाज़ के पास। इजाज़ के पास जाती है और जाकर बताती है कि उसकी बेटे की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और अभी इस महीने का पैसा भी नहीं आया है, और पैसे खर्च हो चुके हैं।
तो कुछ पैसे हो तो आप उधार दे दो। अब इजाज़ से उधार पैसे लेती है और इजाज़ खुद उसके बेटे को लेकर एक हॉस्पिटल में जाता है, इलाज कराता है। जब बच्चा सही हो जाता है तो अब धीरे धीरे जो आयशा थी, 35 वर्षीय आयशा, अब वो 60 वर्षीय दुकानदार इजाज़ से काफ़ी नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। जब भी कोई ज़रूरत पड़ती थी इजाज़ उसकी मदद करता था। साथियों, अब दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगती हैं। अब इधर इरफान से भी बातचीत होती थी और जैसे ही रात होती थी इजाज़ अब उसके कमरे में जाता था और उसके साथ बातचीत कर कर बैठकर बातचीत करता था, हाल चाल लेता था। धीरे धीरे इजाज़ इतना करीब आ जाता है कि उसके खर्चे तक चलाने लगता है। अब यह देखकर जो महिला आयशा रहती है, अब उसके पति को गए साल से 1 से 1.5 साल हो जाते हैं। अब इधर वो इतने करीब आ जाती है कि अब अपने कमरे में इजाज़ को बुलाकर अब उसके साथ फिजिकली होने लगती है, शारीरिक संबंध बनाने लगती है। इधर इजाज़ 60 वर्षीय वो भी उसे पसंद करने लगता है और वो उसके साथ अब शारीरिक संबंधों में पति पत्नी की तरह रहने लगता है। इधर आयशा को भी सब कुछ अच्छा लग रहा था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। उधर पति से भी बातें होती थी। पति इरफान भी काफ़ी खुश था कि चलो बीवी, मैं पैसे कमा रहा हूँ, बीवी बच्चों को भेज रहा हूँ, तो बीवी बच्चे भी काफ़ी खुश हैं। अब इधर आयशा अब जो पैसे आते थे उसे बैंक में जमा करती थी और इधर इजाज़ अपने परिवार के साथ साथ अपनी प्रेमिका यानी कि बेटी की उम्र की जो प्रेमिका थी आयशा का भी खर्च चलाने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर इधर इरफान छुट्टी लेता है और घर आता है। घर आने के बाद अपने बीवी बच्चों के साथ घूमता फिरता है और करीब 6 महीने तक साथ में रहता है। उसके बाद फिर अपना सऊदी अरब के लिए निकल लेता है और जैसे ही सऊदी अरब के लिए निकलता है और इधर इजाज़ फिर से उसकी बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। अब इधर मोहल्ले वाले आसपास के जो दुकानदार थे, अब उन्हें शक होने लगता है कि जिस तरह से आयशा और इजाज़ का रहन सहन है, कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ तो दोनों के बीच चल रहा है। अब इधर इरफान को गए 2 महीने हो जाते हैं और इधर एक दिन जो आयशा रहती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। जैसे ही प्रेग्नेंट होती है वह यह बात इजाज़ को बताती है। इजाज़ कुछ दवाइयाँ वगैरह देता है, लेकिन समय ज़्यादा होने के कारण अब वो दवाइयाँ असर नहीं कर रही थी। इधर करीब 2 महीने हो जाते हैं। आयशा परेशान होने लगती है और बार बार इजाज़ पर दबाव बनाने लगती है। अब इधर इजाज़ भी काफ़ी परेशान था, कई डॉक्टरों से बात करता लेकिन कोई तैयार नहीं होता था उसके गर्भपात के लिए। अब इधर फिर जो उसका पति था बार बार फ़ोन करता था, बातचीत करता था, तो पत्नी रूठी रूठी आवाज़ में उससे बातें करती थी। अब यह सब सुनकर इरफान काफ़ी परेशान रहने लगता है। अब इरफान के पास इतने पैसे हो गए थे कि वो एक बिजनेस कर सकता है। वो अपने बीवी से बातचीत करता है और बातचीत कहता है कि देखो, मैं घर आ रहा हूँ और अब मैं दिल्ली में ही कोई बिजनेस डालूंगा और दिल्ली में बिजनेस करूंगा। अब जैसे ही यह बात इरफान की पत्नी आयशा सुनती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। अब उसे लगता है कि उसका पति अब तो उसकी हकीकत को पकड़ ही लेगा और उसके बाद जो उसका हश्र होगा वो शायद सपने में भी नहीं सोची होगी। अब इधर इरफान अगले महीने आने वाला था और इधर आयशा के बैंक अकाउंट में काफ़ी पैसे जमा हो चुके थे। अब इधर वो इजाज़ से बातचीत करती है और कहती है कि देखो, मेरा पति आने वाला है और अगले महीने ही आने वाला है, कुछ करो वरना सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, सारे के सारे राज खुल जाएंगे। इधर इरफान आने की तैयारी में जुट जाता है। वो काफ़ी खुश था कि अब घर चलकर परिवार के साथ रहेगा, बीवी बच्चों के साथ रहेगा और ढेर सारा पैसा भी कमाएगा, परिवार भी खुश रहेगा, बीवी के साथ भी एंजॉय करेगा। अब वो हंसी खुशी अपनी घर आने की तैयारी कर रहा था और इधर आयशा काफ़ी परेशान थी, काफ़ी टेंशन में थी। अब टेंशन उसकी बढ़ने जाती है, इजाज़ को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब इधर आयशा कहती है कि एक काम करो, तुम मुझे छोड़ दो, अब मेरे हालात पे जो होगा देखा जाएगा, तुम कुछ कर नहीं सकते हो तो तुम आज के बाद मेरे कमरे पर भी मत आना। लेकिन साथियों, जो इजाज़ की लत थी वो बेहद ख़राब हो चुकी थी। अब इजाज़ जब आयशा की इस बात को सुनता है तो परेशान होने लगता है। अब इधर जैसे ही इरफान अगले दिन यानी कि जब महीना कंप्लीट होता है तो अपने जब घर पहुंचता है, दिल्ली उतरता है, दिल्ली से अपने कमरे पर जाता है। कमरे पर जाता है तो देखता है कि वहाँ ताला लगा हुआ है। अब ताला लगा हुआ है
तो वो काफ़ी परेशान होता है। पत्नी को फ़ोन करता है तो पत्नी का फ़ोन बंद आ रहा था। उधर इजाज़ के दुकान पर जाता है, इजाज़ के घर वालों से पूछताछ करता है तो पता चलता है कि इजाज़ किसी काम से बाहर गए हुए हैं, कई दिनों के बाद आएंगे। अब इधर इरफान काफ़ी परेशान होने लगता है कि आखिर उसका परिवार कहाँ चला गया। चारों तरफ आस-पास पता करता है लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तो अब वो परेशान होकर अपने कॉलोनी के लोगों से पूछने लगता है। तो एक व्यक्ति जिसका उससे काफ़ी अच्छा संबंध बन चुका था, काफ़ी अच्छा दोस्त बन चुका था, जब उससे पूछता है तो वह कहता है कि पिछले दिनों यानी कि तुम्हारे आने से 2 दिन पहले तुम्हारी पत्नी इजाज भाई के साथ कहीं जा रही थी। उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता है कि वो कहाँ गई है। अब इधर इरफान पहुंचता है फिर से इजाज के घर और इजाज के घर वालों से कहता है कि इजाज को फ़ोन करो और उससे पूछो वो कहाँ है, वो मेरी बीवी के साथ गया हुआ है। इधर इजाज के घर वाले भी परेशान होने लगते हैं, उसके बीवी बच्चे भी परेशान होने लगते हैं कि आखिर उसके पिताजी आयशा को लेकर कहाँ गए हैं। लेकर गए हैं कि इरफान झूठ बोल रहा है। अब इधर घर वाले जब इजाज को फ़ोन करते हैं तो इजाज काफ़ी नंबर बंद आने लगता है। अब इधर इरफान इजाज के घर वालों को बुरा भला कहने लगता है और अब दोनों ही यानी कि इजाज के घर वालों से और इरफान से काफ़ी झगड़ा होने लगता है, नोक-झोंक होने लगती है। अब इधर इजाज के घर वाले काफ़ी बुरा भला कहते हैं इरफान को, इरफान के बीवी को। अब इरफान परेशान होने के बाद अब पहुंचता है पुलिस स्टेशन। वहां पहुंचने के बाद वो शिकायत दर्ज कराता है कि साहब मेरी बीवी को मेरा एक पड़ोसी दुकानदार है इजाज, वो लेकर कहीं फरार हो गया है और ना ही मेरी बीवी की कोई खबर है कि वो कहाँ गया है और ना ही मेरी उससे कोई बातचीत हो रही है। अब इधर पुलिस वाले भी शिकायत दर्ज करते हैं और जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जांच पड़ताल करते हैं तो एक दिन फ़ोन इजाज का ऑन होता है तो लोकेशन ट्रेस हो जाती है। जब लोकेशन ट्रेस होती है पुलिस इजाज को पकड़ती है तो वहाँ से उसकी पत्नी आयशा और उसका बेटा भी मिलता है। और जैसे ही थाने में इरफान को बुलाया जाता है और इरफान जब अपनी बीवी को देखता है तो बहुत खुश होता है, लेकिन जब दोनों की हरकतों के बारे में उसे पता चलता है, अब इधर आयशा से जब वो पूछता है कि तुम कहाँ गई थी इजाज के साथ, उस इजाज के घर वाले बता रहे थे कि वो किसी काम से बाहर गया हुआ है और तुम लोगों का नंबर बंद आ रहा है, आखिर माजरा क्या है। अब इधर आयशा के पेट की तरफ जब इरफान देखता है तो हैरान रहता है। वो अपनी पत्नी से पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम कहाँ गई थी, तुम्हारा कुछ पता नहीं था। पुलिस वाले भी मौजूद थे। तभी आयशा बताती है कि वह इसके साथ घूमने के लिए इजाज के साथ बाहर गई हुई थी और अब वह जिस इजाज के साथ गई थी उसे वो पिता मानती है और उसी के साथ घूमने के लिए गई थी। इजाज भाई ने कहा था कि मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम्हें चलना है तो तुम भी चलो। तो मैं अपने बेटे के साथ अकेली बोर हो रही थी तो मैंने सोचा कुछ घूम आए। अब इधर इरफान कहता है कि तुमने तो कभी फ़ोन पर बताया भी नहीं, फ़ोन तुम्हारा बंद आ रहा है। अब इधर इरफान मन ही मन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि ज़रूर कुछ मामला गड़बड़ है। और जब इजाज से पूछता है तो इजाज कुछ और ही बताता है। इजाज के घर वाले भी आ जाते हैं। अब इजाज अपने घर वालों को देखकर काफ़ी परेशान होता है। परेशान होने के बाद अब वह टूट जाता है और सारी हकीकत बयां करने लगता है। अब वह उसके पति इरफान को अपने घर वालों को बताता है कि जाने अनजाने में आते जाते हम दोनों की नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ गई थी कि हम दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे और चाहत जब हद से ज़्यादा गुजर गई तो एक दिन आयशा फ़ोन करके बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसका पति भी आने वाला है। अब इस बात से हम डर कर दोनों घर से दूर चले गए और बार बार आयशा मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी तो मैंने आयशा से निकाह कर लिया है और अब वह मेरी बीवी है। अब यह देखकर इरफान का दिल टूट जाता है यह सब सुनकर और वो अपने बीवी से बस एक ही बात पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर गया था और तुमने मुझे धोखा दिया। अगर यही करना था तो पहले ही कर ली होती, मैं बाहर जाता ही नहीं, उससे शादी क्यों की। अब आयशा रोने लगती है, हाथ रोने लगती है, लेकिन अब इरफान अपनी बीवी को छोड़ देता है और वहाँ लाख समझाने के बाद भी अब इजाज के घर वाले भी इजाज की जो पत्नी रहती है और उसके घर वाले इजाज को भी घर से बाहर कर देते हैं और एक व्यक्ति दुकानदार इजाज अब अपनी नई दुल्हन के साथ, आयशा के साथ, उसके बेटे के साथ, होने वाले बच्चे के साथ अब वहाँ से अलग हो जाता है और एक किराए के कमरे में खुद
आयशा के साथ रहने लगता है। साथियों, अब ये जो कहानी है यह निकल कर जब बाहर आती है तो जब लोग इसे सोचते हैं, सुनते हैं, तो उस पर सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हमारे समाज में किस किस तरह के लोग पड़े हुए हैं और कैसी कैसी घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं। तो साथियों, उस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है जिनका नाम है उमेश त्रिपाठी हैं, ये देवरिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश देवरिया के। प्रांशु प्रताप सिंह हैं, उत्तर प्रदेश मऊ के रहने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव हैं, ये आजमगढ़ से हमारी कहानी उत्तर प्रदेश से देखते हैं। सोहन लाल सेठिया जी हैं, ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं। सुनील चौधरी जी हैं, सेंट्रल जेल बीकानेर से, डेली हमारी कहानी को सुनते हैं और प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं। साथियों, आप भी कहानी पर राय दीजिए, अपना कमेंट करिए, कहानी आपको कैसी लगी और इससे क्या सीख मिलनी चाहिए। आखिर इजाज़ को या इजाज़ की पत्नी को ऐसा कदम उठाने से पहले क्या कुछ खास करना चाहिए था। एक बार कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।